हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जावा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि प्रोग्रामिंग बस ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता। कोड में मेनली तीन चीज़ें होती है: कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट पास है या फेल, कोई पर्सन वोट कर सकता है या नहीं, पासवर्ड सही है या गलत, इस तरह के केसेस में प्रोग्राम को कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। और नंबर की लिस्ट से वैल्यू प्रिंट करनी हो या फिर 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट करने हो, तो वैसे कामों में सेम लॉजिक बार बार यूज़ किया जाता है, जो रिपीटेशन है। जावा में इन कामों को अचीव करने के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दूसरा है लूप्स और तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिसीजन लेने में मदद करते हैं, लूप्स रिपीटेशन के लिए यूज़ होता है और जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो कंडीशन के बेस पर डिसीजन करता है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड करता है। यहाँ पे दिए गए फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ए एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड बी एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को सोचने की एबिलिटी देते हैं। एक तरह से प्रोग्राम खुद से तो नहीं सोचते, लेकिन हमारी दी गई हुई कंडीशंस के आधार पर वो डिसीजंस लेते हैं। आज इस सेक्शन में हम 4 मेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है एल्स इफ लेटर और फाइनली हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। हर एक स्टेटमेंट को देखते देखते पहले उसकी सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद उसका एक लाइव एग्जांपल भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। इफ स्टेटमेंट सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा जाता है जो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर का कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर का कोड पूरी तरह से स्किप हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ में फॉल्स कंडीशन के लिए कोई अलग से कोड नहीं होता है। फॉल्स होने पर सिंपली वो ब्लॉक स्किप कर देता है। एग्जाम्पल, इंट स्पीड इक्वल 90, उसके बाद हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, उसमें कंडीशन ब्लॉक इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 60, तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट से कि यू आर ओवर द स्पीड लिमिट। जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमें जो प्रिंट करवाना है यू आर ओवर द स्पीड लिमिट वो प्रिंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। अब हम स्पीड है इंटीजर वेरिएबल, उसको चेंज करेंगे और 50 रख देंगे। ये करते ही हमारा कंडीशन अब फॉल्स रिजल्ट होगा और हमारा जो पहले स्टेटमेंट प्रिंट हुआ था वो प्रिंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स तब यूज़ होता है जब हमें कंडीशन ट्रू होने पर एक कोड चलाना है और कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा कोड चलाना है। यहाँ प्रोग्राम के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ट्रू कंडीशन के लिए और दूसरा फॉल्स कंडीशन के लिए। इसलिए इफ एल्स सिंपल यस और नो टाइप के डिसीजन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इफ एल्स के एग्जाम्पल के लिए हम पहले वाला जो कोड है उसको एक्सटेंड करेंगे। उसमें हम एक स्टेटमेंट एल्स का डाल देंगे और उसमें एल्स में कोड ब्लॉक में एग्जीक्यूट होने वाले सिस्टम आउट प्रिंट मैसेज को डाल देंगे। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा कोड एल्स में चला जाएगा और हमें प्रिंट करके देगा यू आर विद इन द स्पीड लिमिट्स। जैसे कि पहले हमने स्पीड 50 करके रखी है विच इज़ बिलो दी स्पीड लिमिट, हमें प्रिंट मैसेज मिलता है यू आर विद इन द स्पीड लिमिट, क्योंकि हमारा कोड एल्स ब्लॉक को हिट करता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो कंबाइन किया गया है दोनों इफ और एल्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। अब हम देखते हैं एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर तब यूज़ होता है जब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन नहीं होते लेकिन मल्टीपल कंडीशंस होती है। सिंटेक्स में सबसे पहले इफ कंडीशन आता है
अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो प्रोग्राम आगे एल्स इफ कंडीशन 2 की ओर बढ़ेगा, अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फाइनली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ प्रोग्राम एक एक कंडीशन चेक करता है, जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू मिलती है उसी ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर देता है और बाकी लेडर को स्किप कर देता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एल्स इफ लेडर है वो यूज़ होता है मोर देन 2 कंडीशंस के लिए। यहाँ पे हम वापस से लेते हैं इंट स्पीड 70 और पहली कंडीशन डालते हैं इफ़ स्पीड इज़ ग्रेटर देन 60। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा यू आर गोइंग टू फास्ट, एल्स इफ जो सेकंड कंडीशन है स्पीड इज लेस देन 20 तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट को यूज़ करके यू आर गोइंग टू स्लो। यहाँ पे 2 कंडीशन तो हो चुकी है, अगर इस दोनों में से कोई भी ट्रू ना हो तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा एल्स, जो एग्जीक्यूट होगा अगर ऊपर की दोनों कंडीशंस फॉल्स है, और उस केस में हम प्रिंट करवाना चाहेंगे कि यू आर विद इन द स्पीड लिमिट, जहाँ आप नॉट ग्रेटर देन 60 हो और आप लेस देन 20 भी नहीं हो। चलिए अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी स्पीड है उसके हिसाब से मैसेज प्रिंट हो रहा है यू आर गोइंग टू फास्ट, क्योंकि हमारी स्पीड हमने रखी है 70। स्पीड को चेंज करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे चेंज होता है। हम स्पीड को करेंगे 10 तो प्रिंट होना चाहिए यू आर गोइंग टू स्लो। वेरी नाइस। और जो स्पीड इन दोनों के बीच में है लेट्स से 50, अब जब हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट करेगा यू आर विद इन द स्पीड लिमिट्स। मतलब हम यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशंस को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एल्स इफ लेडर से ज़्यादा क्लीन होता है। इसमें हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है स्विच और उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन, फिर अलग अलग केस वैल्यूज़ होती है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर है तो केस वैल्यू 1 वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 के बराबर है तो केस वैल्यू 2 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ ब्रेक का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि मैचिंग केस एग्जीक्यूट होने के बाद स्विच से बाहर निकल जाए। अगर ब्रेक यूज़ नहीं किया तो पुराने वर्जन में नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसे फॉलो थ्रू कहा गया है। पहले हम लाइव एग्जाम्पल लेंगे पुराने वर्जन का और उसके बाद नए वर्जन का, जिससे दोनों में फ़र्क पता चले। चलिए एग्जाम्पल क्यों, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे वीक डेज का। इंट डे इक्वल 2। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर होगा उसका एक्सप्रेशन जो है डे टाइप ऑफ इंटीजर। उसके बाद केस 1, अगर डे 1 है, इंटीजर 1 है, तो सिस्टम आउट प्रिंट होगा फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो मंडे। और उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे ज़रूरी है एग्जीक्यूशन को बंद करने के लिए। उसके बाद केस 2 सिस्टम आउट प्रिंट सेकेंड डे ऑफ द वीक हम रखेंगे ट्यूसडे को, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, और एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट, जो अगर केस 1 और केस दोनों में से एक भी केस मैच ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि है इनवैलिड डे। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा डे था 2 पर तो प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे, तो उसे चेंज करते हैं डे 1, और अब ये प्रिंट होना चाहिए मंडे। लेट्स सी, तो मंडे प्रिंट हो गया। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट होना चाहिए। हमने डी सिलेक्ट किया है 4, तो हो गया प्रिंट इनवैलिड डे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट पे देखा कैसे एक थोड़ा सा येलो हाईलाइटेड है, तो हम उसे क्विक फिक्स करते हैं और कन्वर्ट टू रूल, न्यू रूल है उसके हिसाब से चलते हैं। न्यू रूल के हिसाब से ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरो सिंबल से हमारा स्विच के स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है।
उसमें केस 2 लगेंगे और डिफ़ॉल्ट भी लगेगा। जैसे पहले डिफ़ॉल्ट डे 4 पे इनवैलिड डे था, यहाँ पे भी प्रिंट इनवैलिड डे ही होगा। तो वो काम एग्जैक्टली वैसे ही करेगा जैसा पहले वाला पुराना सिंटेक्स वाला काम करता है। यहाँ पे 1 कर दिया तो मंडे प्रिंट हो गया, और आ, अगर यहाँ पे 2 प्रिंट करेंगे तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। तो काम करने में काम वो वैसे ही करता है जैसे पुराना डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट करता है, सिर्फ सिंटैक्स में चेंजेस है। सिंटैक्स ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रीड है, मोर रीडेबल है। चलिए अब बात करते हैं कि कई केसेस में स्विच केस एल्स इफ लेटर से बेहतर क्यों है। सबसे पहला बेनिफिट है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। स्विच कोड को क्लीन लिस्ट की तरह दिखाता है, हर केस अलग अलग क्लियरली दिखाई देता है, इसके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है फास्टर स्पीड। कई सिचुएशन में कंप्यूटर डायरेक्टली ही सही केस पर जंप कर सकता है, जबकि एल्स इफ लेटर में एक एक कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। तीसरा बेनिफिट है कि फ्यूअर मिस्टेक्स। मॉडर्न जावा में स्विच एक्सप्रेशन ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। कई केसेस में जावा हमें वार्निंग देता है अगर कोई पॉसिबल चॉइस मिस हो रही होती है तो। और चौथा बेनिफिट है क्लियर राइटिंग। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखा कि मॉडर्न जावा में एरो सिंटेक्स यूज़ होता है, जिसमें कोड छोटा और क्लीन हो जाता है और बार बार ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू के मल्टीपल ऑप्शंस हो, जिसमें डेज, मंथ्स, मेनी चॉइस वगैरह वगैरह, तब स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरे बड़े टॉपिक पर, जो है लूप्स। लूप का मतलब है कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और वापस से कंडीशन चेक होती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप स्टॉप हो जाता है। लूप प्रोग्रामिंग में बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये रिपीटेशन को सिंपल बना देता है। अब इस सेक्शन में हम 4 टाइप के लूप देखेंगे। पहला है फॉर लूप, जो एंट्री कंट्रोल लूप है। दूसरा है वाइल लूप, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। तीसरा है डू वाइल लूप, जो एग्जिट कंट्रोल लूप है। और चौथा है एनहांस फॉर लूप, जिसे फॉर ईच लूप भी कहा जाता है, और ये कलेक्शन या एरे की वैल्यूज़ को एक एक करके एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप को समझ लेते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है कि कंडीशन लूप के अंदर जाने से पहले ही चेक होती है। अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एग्जिट कंट्रोल का मतलब है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, इसलिए डू वाइल लूप में कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूशन होता ही होता है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। जैसे कि सिंटैक्स में देख सकते हैं, फॉर लूप में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू देना वेरिएबल को। कंडीशन में हम बताते हैं कि लूप कब तक चलेगा, जैसे कि i इज़ लेस देन इक्वल 10। और अपडेशन में हम वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं, वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा गया है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। फॉर लूप तब सबसे यूजफुल है जब हमें पहले से पता होता है कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। अब चलिए इसे समझते हैं एक आसान एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंट आई, सिर्फ इंटीजर को डिफाइन किया है। फॉर लूप i इक्वल टू 1 जो इनिशियलाइजेशन है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और फिर कर्ली ब्रेसेस में सिस्टम आउट प्रिंट, और हम हर एक i की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। पहले जैसे देख रहे हैं ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, और ये अपडेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसे हमने पहले बताया। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कोड को प्रिंट किया और हमें 1 to 5 प्रिंट होकर मिला है यहाँ पे, क्योंकि i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 तक सब वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है। अब हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में भी जैसे सिंटैक्स में देख रहे हो, कंडीशन पहले चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक के अंदर हमें अपडेट लिखना पड़ता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर हम अपडेशन भूल गए तो लूप घूमता ही रहेगा, इन्फिनिट हो जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स है तो वाइल लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे कि फॉर लूप में होता है, क्योंकि वो दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है।
वाइल लूप तब यूज़फुल होता है जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस पहले से पता ना हो लेकिन कंडीशन पता हो। जैसे यूज़र जब तक करेक्ट पासवर्ड नहीं एंटर करता तब तक इनपुट लेते रहना, उन केसों में वाइल लूप यूज़ होता है। अब चलिए इसे भी एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो हम मैंने पहले फोर लूप में करवाई थी वही 1 to 5 प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया गया है। वाइल i इज़ लेस देन इक्वल 5, उसके बाद कोड ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस के बीच में सिस्टम आउट प्रिंट, और हम प्रिंट करवाएंगे i की वैल्यू। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अपडेशन ऑफ द वेरिएबल i प्लस प्लस। तो इनिशियलाइजन हो गया, कंडीशन हो गया और अपडेट हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे क्या प्रिंट करता है। इसने भी प्रिंट किया 1 to 5 जैसे फोर लूप ने किया था। अब हम अपडेट करेंगे 3 के साथ, तो उसे प्रिंट करेगा 1 2 और 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं डू वाइल लूप की ओर। जैसे कि सिंटैक्स में देख सकते हैं कि डू वाइल कोड में पहले डू ब्लॉक आता है, तो एक बार तो डू ब्लॉक में रहे कोड का एग्जीक्यूशन हो ही जाता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इसीलिए तो इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा गया है, क्योंकि कंडीशन है वो आफ्टर इटरेशन चेक होती है। इसको भी एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। वाइल लूप के लिए पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं i इक्वल 1, फिर डू ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं। ये डू ब्लॉक के अंदर वाला कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन इज मेट और नॉट। फिर हम प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलन से वैल्यू ऑफ इंटीजर i। अब हम जाएंगे कंडीशन के ऊपर, वाइल i इज लेस देन इक्वल 5। तो क्या होगा, हमने इनिशियलाइज कर लिया, फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और फिर कंडीशन थी वो बाद में मेंशन की लाइन नंबर 7 में। अब अब एक चीज़ यहाँ पे हमें करनी होगी, वो i प्लस प्लस अपडेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विद इन दी डू ब्लॉक, जिससे हम वाइल ब्लॉक में एंटर हो उससे पहले हमारा वेरिएबल अपडेट हो जाए और अकॉर्डिंगली हम एग्जिट हो पाए लूप से। कोड एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा रिजल्ट है 1 2 3 4 5। अब हम i लेस देन इक्वल टू 2 कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या होती है प्रिंट, और प्रिंट होता है सिर्फ 1 और 2। अब हम बात करेंगे एनहांस फॉर लूप की, जिसे फॉर ईच भी कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हो उसका सिंटैक्स, फॉर टाइप नेम वेरिएबल फिर कोलन और कलेक्शन। यहाँ लूप एरेज और कलेक्शन की वैल्यू को 1 by 1 एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। एनहांस फॉर लूप का बेनिफिट ये है कि हमें इंडेक्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोड बहुत ही क्लीन और रीडेबल रहता है। लेकिन अगर हमें इंडेक्स की ज़रूरत है या एरे की वैल्यू को पोजीशन के आधार पर चेंज करना है तो नॉर्मल फॉर लूप ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए इसे भी एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर एरे और उसका नाम रखेंगे एरे, और इसकी वैल्यूज़ होंगी 10 20 और 30। उसके बाद फॉर डेटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नाम a कोलन एरे वेरिएबल जिसमें हमारा एरेज वैल्यू स्टोर हुई है। उसके बाद हमारा कोड ब्लॉक और फिर सिस्टम आउट प्रिंट, और हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू। a जो इटरेट करते हुए हर एक एरे में से हर एक जो वैल्यू है 10 20 और 30 उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और प्रिंट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हमारे कोड को। तो हमें आउटपुट मिल रहा है 10 20 एंड 30 विच इज़ परफेक्ट। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जो है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की सब कैटेगरी है और इनका काम होता है प्रोग्राम के कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना।
सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जंप स्टेटमेंट एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को तोड़ता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन के आधार पर डिसीजन देते हैं, लूप रिपीटेशन करते हैं, लेकिन जंप स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन को बीच में रोक सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं या किसी लेबल लूप पर कंट्रोल भेज सकते हैं। इस सेक्शन में हम 4 स्टेटमेंट्स देखेंगे: कंटिन्यू, ब्रेक, लेबल कंटिन्यू और लेबल ब्रेक। तो हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को सबसे पहले। जब लूप के अंदर कोई कंडीशन ट्रू होती है और कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो करंट इटरेशन का जो रिमेनिंग कोड है वो स्किप हो जाता है, लेकिन लूप स्टॉप नहीं होता, लूप सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंटिन्यू लूप को बंद नहीं करता, सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है। वाइल लूप में भी कंटिन्यू का मीनिंग सेम है, करंट इटरेशन का बाकी जो कोड है वो स्किप कर दो और नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ। उसके बाद डू वाइल लूप में भी एक बार जल्दी से कंटिन्यू देख लेते हैं। डू वाइल लूप में भी बाकी दोनों लूप की तरह कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने पर करंट इटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप हो जाता है और कंट्रोल डायरेक्टली कंडीशन चेक करने जाता है। हमने तीनों को, फॉर, वाइल और डू वाइल को इसलिए लिया क्योंकि उसको आसानी से एक बार समझा जा सके। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रेक का काम कंटिन्यू से बिल्कुल अलग है। कंटिन्यू सिर्फ करंट इटरेशन स्किप करता है, लेकिन ब्रेक पूरा लूप ही स्टॉप कर देता है। यहाँ फोर लूप के अंदर एक कंडीशन चेक होती है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ब्रेक एग्जीक्यूट होता है और लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक का यूज़ तब होता है जब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गए हो और आगे लूप चलाने की ज़रूरत ना हो। अब ब्रेक को वाइल लूप के साथ भी देख लेते हैं। वाइल लूप में भी ब्रेक का वही काम है, लूप को तुरंत स्टॉप करना। और अब चलते हैं डू वाइल लूप में ब्रेक को कैसे यूज़ किया जाता है। अब डू वाइल लूप में भी ब्रेक को देख लेते हैं क्विकली। डू वाइल लूप में भी अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो लूप तुरंत टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि बाकी लूप में होता है। ये एग्जांपल यहाँ पे सिंटैक्स का एग्जांपल इसलिए दिखाया गया है कि सब लूप में ब्रेक कैसे यूज़ होता है या फिर कंटिन्यू कैसे यूज़ होता है उसको आप आसानी से पिक्चराइज कर सकें। कंटिन्यू ब्रेक के एग्जाम्पल को हम लोग एक साथ में लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी रह सके और कंपैरिजन कर पाए। पहले हम लिखेंगे फॉर इंट आई, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ में किया गया है। कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल 10 और फिर आई प्लस प्लस। तो दोनों जैसे बताया गया कि लूप में यूज़ होते हैं। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ वेरिएबल आई इज़ इक्वल टू 5। अगर हमारी वैल्यू आई है तब हमें क्या करना है, तब हम करेंगे ब्रेक। मतलब कि ये लूप घूम रहा है और जब वैल्यू आई की 5 हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू। चलिए, तो फिर ये कंडीशन जैसे ही मैट होगी हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा हमारी वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 और 4 मिला, 5 नहीं मिला क्योंकि जब 5 के वैल्यू मैचिंग हो गई तो हमारा लूप ब्रेक हो गया। इसके लिए सिर्फ 1 to 4 ही प्रिंट हुआ। अब उसको अपडेट किया 3 के साथ और वैल्यू प्रिंट हुई 1 और 2। अब ब्रेक को रिप्लेस करते हैं कंटिन्यू के साथ और देखते हैं उससे फ़र्क क्या पड़ता है। जब आई की वैल्यू 3 है और हमने कंटिन्यू किया तो लूप पूरा 10 तक घूमेगा लेकिन 3 को स्किप कर देगा। चलिए देखते हैं। तो प्रिंट क्या हुआ, 1 2 3 स्किप हो गया क्योंकि लूप कंटिन्यू हो गया और नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया 4 5 6 अप टू 10। ठीक है। अब हम लेबल ब्रेक देखते हैं। लेबल ब्रेक मेनली नेस्टेड लूप में यूज़फुल होता है। नेस्टेड लूप का मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को चलाना। सिंपल ब्रेक केवल उस लूप को ब्रेक करता है जिसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। अगर ब्रेक इनर लूप में लिखा है तो वो केवल इनर लूप को ही ब्रेक करेगा, आउटर लूप चलता ही रहेगा। लेकिन जब हमें इनर लूप से डायरेक्टली आउटर लूप को कंट्रोल करना हो, उसे स्टॉप करना हो, तो हम लेबल ब्रेक का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स में देख सकते हो कि आउटर लूप के पहले एक लेबल दिया जाता है और फिर उसी लेबल को इनर लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड के साथ कॉल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि केवल इनर लूप से बाहर मत आओ, बल्कि उस लेबल आउटर लूप को ही टर्मिनेट कर दो। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमें
टू लूप चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें आउटर टैग बनाना पड़ेगा, लेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद अंदर लिखेंगे एक फॉर लूप, इंट आई इक्वल 1, आई इज़ लेस देन इक्वल 3 और आई प्लस प्लस। इसी फॉर लूप की बॉडी में दूसरा एक फॉर लूप लिखेंगे, क्योंकि हमें दो फॉर लूप को यूज़ करके देखना है कि एक लूप दूसरे को कैसे ब्रेक करता है, आउटर लूप को कैसे ब्रेक करता है। तो दूसरा फॉर लूप इंट जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। और उसके बाद उसकी बॉडी में एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा कि जे पे जाएंगे, इफ़ जे इक्वल 3 तो ब्रेक और टैग नेम आउटर, मतलब लेबल नेम आउटर। आउटर यहाँ पे लेबल का नाम है, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रिंट करवाएंगे जिससे हमें पता चले कि हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी प्रिंट हो रही है। तो हम दोनों आई और जे दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे कुछ इस तरह। अब एक बार देख लेते हैं, मेंटल पिक्चर बना लेते हैं कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। जब i इक्वल टू 1 होगा तो j होगा 1 पहला लूप, और दूसरा इटरेशन होगा 2, और जब तीसरा इटरेशन पे जाएगा तो 3, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि j इक्वल टू 3 हमारे आउटर लूप को ब्रेक कर देगा। तो हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होगी इस आउटर लूप को ब्रेक करने के बाद 1 1 और 1 2। और अब आता है फाइनली लेबल्ड कंटिन्यू। लेबल्ड कंटिन्यू भी नेस्टेड लूप में ही यूज़ होता है, लेकिन इसका बिहेवियर लेबल ब्रेक से अलग है। लेबल कंटिन्यू का यूज़ बहुत ही स्पेसिफिक केस में होता है। ये पावरफुल है, लेकिन बिगिनर्स को इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो कोड समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। चलिए इसको भी एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। लेबल कंटिन्यू में हम एग्जैक्टली वही कोड रखेंगे जो हमने लेबल ब्रेक में यूज़ किया था, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि उसमें ब्रेक कीवर्ड को हम चेंज कर देंगे कंटिन्यू कीवर्ड के साथ। एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं कि इटरेशन के दौरान आई और जे की वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी। पहले इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 1 2, क्योंकि वो 2 बार घूमेगा, और जे इक्वल टू 3 होगा तब कंटिन्यू आउटर लूप हो जाएगा। जब कंटिन्यू आउटर लूप होगा तब आउटर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 2। उस वक्त जे की वैल्यू होगी 1 और 2, और वापस से जब 3 आएगा जे इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू टू आउटर लूप हो जाएगा, मतलब आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी अब 3, और उसके बाद वापस से जे 2 बार घूमेगा 1 और 2, और वहाँ पे ही सब इटरेशन ख़त्म हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, प्रिंट करते हैं वैल्यू क्या है। जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2 इज़ द आउटपुट। तो इस वीडियो में हमने जावा के कंट्रोल फ्लो को समझा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोग्राम कैलकुलेशन, डिसीजंस और रिपीटेशन के लिए क्या यूज़फुल होता है। हर एक लूप को, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को और हर एक जंप स्टेटमेंट को ध्यान से समझा, सिंटैक्स के साथ और एग्जाम्पल के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट समझने में यूज़फुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।